Yes, sir. Okay. So let us start with this cycle again. So in this system, the performance of isentropic expansion of a gas is used for cooling purposes. यानी कि जब आप किसी गैस को हाई प्रेशर पे है कोई गैस और उसको किसी नोजल के अंदर या किसी टरबाइन के अंदर एक्सपेंड करते हैं, उसका प्रेशर ड्रॉप होता है और उसकी एनर्जी वर्क में कंज्यूम होती है। तो एनर्जी जब वो वर्क में कन्वर्ट होती है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, तो उसमें ज़ाहिर प्रेशर ड्रॉप होता है। जो प्रेशर ड्रॉप से उसका टेम्परेचर ड्रॉप भी होता है, एनर्जी ड्रॉप होती। तो उस एनर्जी ड्रॉप को हम यूज करते हैं कूलिंग के लिए। Since the ideal gas undergoes no change of temperature during throttling process, an expander यानी reciprocating a rotary type is necessary। अगर हम वो जो हमने पढ़ा था वेपर कंप्रेशन साइकिल में, ये जो आम जो एयर कंडीशनर और फ्रिज यूज होते हैं, उसमें जो रेफ्रिजरेंट गैसेज यूज होती हैं वो हाईली वोलेटाइल है, लेकिन उसका जो लिक्विड है उसको अगर हम थ्रॉटल में से गुजारें तो वो कूलिंग हो जाती है। क्यों कि वो उस गैस की खासियत ये है कि जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर थ्रॉटल करें, बगैर वर्क किए किसी नोजल में से गुजारें, बगैर हीट ट्रांसफर किए किसी नोजल में से गुजारें, तो वो प्रेशर ड्रॉप सडन प्रेशर ड्रॉप होता है विदाउट डूइंग वर्क, विदाउट हीट ट्रांसफर, तो उससे कूलिंग हो जाती है। लेकिन एयर में ऐसा नहीं है। एयर की एक खासियत है कि वो गैस ही रहेगी, चाहे आप उसको नोजल में से एक्सपेंड करें, इतना ही प्रेशर ड्रॉप करें, वो कूल नहीं होगी। इसलिए हम इसको मजबूर करते हैं कि किसी रोटेटिंग व्हील में से गुजारें या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में से गुजारें, यानी रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन सिलेंडर में से गुजारें। लेकिन अमूमन रोटरी जो होता है यानी टरबाइन व्हील होता है, उसको बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं, उसके ऊपर से वो उसको टच करते हुए जब गुजरती है और एक से ज़्यादा शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे स्टेजेस में उसको एक्सपेंड किया जाता है, तो प्रेशर एक्सपेंड करने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है और उसको और वेलोसिटी जो है ना बढ़ती है और प्रेशर ड्रॉप होता है। वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो ब्लेड को दी जाती है, उससे व्हील घूमता है, टॉर्क में कन्वर्ट होती है वो काइनेटिक एनर्जी, और टॉर्क से हम शाफ्ट की मदद से हम कोई वर्क आउटपुट ले देते हैं। शाफ्ट के ऊपर जनरेटर लगा लें या कोई फ्लाई व्हील लगा लें तो वी विल गेट वर्क आउटपुट। तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो उसको हम यूज करते हैं एज ए काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके वर्क में। तो इस प्रोसेस से भी यानी प्रेशर ड्रॉप और टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो इसलिए हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो वो चूंकि गैस टरबाइन इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए हम इसको गैस टरबाइन साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। पहले एयर को कंप्रेस किया जाता है, वो भी एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है, उसको कंप्रेस करने से उसके बाद उसमें हीट ऐड की जाती है, यानी फ्यूल जलाया जाता है जिसको कहते हैं कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल जलाया जाता है। वो केरोसिन ऑयल या जेट इंजन है तो वो जेट ऑयल, वो बर्न करने से वो टेम्परेचर एयर का प्रेशर से इंक्रीज कर दिया कंप्रेसर में, और टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। जब टेम्परेचर भी हाई हो जाता है तो फिर टरबाइन में उसको एक्सपेंड करते हैं, तो टरबाइन घूमती है और उससे वर्क आउटपुट मिलता है। तो इस वर्क आउटपुट को हम कंप्रेसर को चलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें कुछ वर्क की सेविंग हो जाती है, और नेट वर्क आउटपुट ज़रा कम उसमें इनपुट डालना पड़ता है ताकि उसको कंप्रेसर को चला सके सब। तो ये रिवर्स टरबाइन साइकिल कहलाता है। तो इसलिए हम इसको रेफ्रिजरेशन साइकिल को गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि लाइट वेट होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, और एयरक्राफ्ट की एयर कंडीशनिंग जो होती है वो उससे होती है। छोटा सा एक बॉक्स होता है, ये आपके कंप्यूटर के बराबर, तो उस छोटे से बॉक्स में आपने देखा होगा, चलिए साइज को जरा इमेजिन करें। आपने ये टर्बो चार्जर के नाम से सुना होगा कि भाई हमारे पास पजेरो है और इसका इंजन जो है ना या जो है ना हमारे पास वो है टोयोटा लैंड क्रूजर है 4 व्हील ड्राइव एसयूवी, और उसमें जनाब टर्बो इंजन है। टर्बो इंजन का मतलब यह है कि उसमें है तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन, लेकिन वो टर्बो चार्जर है। उसमें टर्बो चार्जर का काम यह है कि एयर को कंप्रेस करके इंजन को दे ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में, उसके पावरफुल इंजन होता है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में एयर चाहिए होती है, तो कंप्रेस करके देंगे तो एयर ज़्यादा उसको मिलेगी और ज़्यादा कंबशन होगा। जितनी ज़्यादा एयर मिलेगी उतना ज़्यादा फ्यूल जलेगा, और जितना ज़्यादा फ्यूल जलेगा उतनी ज़्यादा पावर देगा। इसलिए उसमें एक स्पेशल चार्जर लगाया जाता है जिसको, यानी चार्जर का मतलब एयर चार्जर, इलेक्ट्रिक चार्जर नहीं, एयर को चार्ज करते हैं, यानी कि एयर को कंप्रेस करके इंजन को देता है
इसलिए हम इसको टर्बो चार्जर कहते हैं। वो चूँकि एक्सियल फ्लो मशीन होती है टरबाइन की तरह, एक तरफ कंप्रेसर होता है और दूसरी तरफ टरबाइन होती है। तो ये जो कंप्रेसर है टरबाइन से चलता है। तो टरबाइन कैसे चलती है? इंजन ही का जो एग्जॉस्ट गैस है उससे टरबाइन को चला जाता है। टरबाइन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस चाहिए, तो इंजन की एग्जॉस्ट गैस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होती है अकॉर्डिंग टू, मतलब रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक एयर, इसलिए वो टरबाइन को चलाती है। वो एक छोटा सा व्हील होता है और बहुत हाई स्पीड से थाउजेंड्स ऑफ राउंड्स पर मिनट की स्पीड से चलता है, और उसके दूसरे शाफ्ट के दूसरे एंड पे कंप्रेसर लगाया जाता है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, और वो इनकमिंग एयर को, जो सक्शन एयर जो कार्बोरेटर को दी जाती है, वो हाईली कंप्रेस करके देता है। बिल्कुल इसी तरह का एक जो है ना ये एयरक्राफ्ट का रेफ्रिजरेशन साइकिल भी, रेफ्रिजरेशन मशीन भी, एयर कंडीशनिंग मशीन भी इसी तरह होती है, और वो है गैस टरबाइन साइकिल। तो एयर इज एन ओपन साइकिल कैन बी यूज, यानी कि इसमें आप देखें कि एयर तो हर जगह मिलती है, इवन वो 10,000 मीटर पे भी मिलती है, एयरक्राफ्ट को भी मिल जाती है, ऊपर मजीद ऊपर जाए तो नहीं मिलती, लेकिन पहाड़ों पे भी कम मिलती है, इसलिए पहाड़ों पे टर्बो चार्जर वाली मशीनें ही काम आती हैं, टर्बो चार्जर वाली गाड़ियां ही वहाँ जा सकती हैं, वहाँ ज़्यादा पावर की जरूरत। एयर जो है वो नेचर में अवेलेबल है, इसलिए हम इसको एक तरफ से लेते हैं, दूसरी तरफ से बाहर फेंक देते हैं। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर है उसकी गैस को हम बाहर नहीं फेंक देते, उसी को बार बार यूज करते हैं, इसलिए वो क्लोज साइकिल है। एयर को चूंकि हम सक करके फिर डिस्चार्ज भी कर देते हैं, हवाई से लेते हैं, हवाई में खारिज कर देते हैं, इसलिए ये ओपन साइकिल है एंड कैन बी यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। एयर कैन बी यूज एज रेफ्रिजरेंट इन ओपन साइकिल और एनी अदर गैस। अब एयर के अलावा कोई गैस है जो खरीदनी पड़ती है, जो बाजार से और सिलेंडर में आती है, पैसों से आती है, उसको फिर हम इस तरह ज़ाया नहीं कर सकते, उसके लिए हम गैस टरबाइन का क्लोज साइकिल भी बना सकते हैं। तो एडवांटेजेस इसकी क्या है कि लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है और सूटेबल फॉर एयरक्राफ्ट कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। और उसके बाद सेकंड पॉइंट उसका ये है एडवांटेज कि एयर जो है ना लीकेज का कोई मसला नहीं है। आपके अगर घर का फ्रिज का गैस लीक हो जाए तो प्रॉब्लम है, आपके एयर कंडीशनर की गैस लीक हो जाए तो प्रॉब्लम है, एक तो पॉइजनस भी हो सकती है और कीमती भी है, दोबारा 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे फ्रिज को फिलअप करने में। लेकिन ये जो रेफ्रिजरेंट एयर है जितनी भी लीक हो कोई मसला नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। मैं जो आपके आसपास भी एयर है, आपको एयर सांस लेने के लिए भी चाहिए और आपको एयर रेफ्रिजरेशन में यूज हो रही है, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है अगर लीक भी हो रही है। उसके बाद लेस वर्क इनपुट रिक्वायर्ड, तो बिकॉज एक्सपेंशन वर्क इन एक्सपेंडर कैन बी यूटिलाइज्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। और ये पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ इसी लेक्चर में, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि चूंकि टरबाइन में एक्सपेंशन वर्क होता है और उसी कंप्रेस्ड एयर का होता है जो कि कंप्रेसर कंप्रेस करता है, तो कंप्रेसर को चलाने के लिए वर्क इनपुट चाहिए, तो इस वर्क इनपुट को हम टरबाइन ही की मदद से, टरबाइन का जो वर्क आउटपुट है, यानी टरबाइन कंप्रेसर से चलता है और कंप्रेसर से टरबाइन चलता है, तो ये एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए नेटवर्क इनपुट कम देना पड़ता है, तो ये उसका फायदा है। डिसएडवांटेज इसका COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लो है, hence it is economical for fixed installation on the ground। तो ये जो इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर फिक्स्ड इंस्टॉलेशन ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पे हमें ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम चाहिए होते हैं। एयरक्राफ्ट में तो मजबूरी है कि आप ये वाला ग्राउंड वाला एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर नहीं लगा सकते, तो यहाँ जो है ना वहाँ एयर से चलाते हैं। जमीन पे एयर के अलावा दूसरे जो रेफ्रिजरेशन प्लांट वो ज्यादा एफिशिएंट है एयर साइकिल के मुकाबले में, जो दूसरे रेफ्रिजरेंट है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए हम उनको एफिशिएंट इन द सेंस के पर के यानी कि एक पर यूनिट यानी कि रेशो जो है यूनिट कूलिंग डिवाइडेड बाय एनर्जी कंज्यूम, तो एक यूनिट कूलिंग यानी 1 टन कूलिंग या 1 किलोवाट कूलिंग के लिए एनर्जी इनपुट कितनी चाहिए। याद रखो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में एनर्जी इनपुट दी जाती है, आउटपुट नहीं होती। एनर्जी देंगे तो आपको कूलिंग होगी, क्योंकि कूलिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर करनी होती है, तो ये अगेंस्ट नेचर है, और नेचर में ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता जब तक कि आप सिस्टम को वर्क इनपुट न दें। नेटवर्क एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जब तक आपके पास ना हो वो नहीं दे सकते, तो इसीलिए नेटवर्क इनपुट जो है ना कम से कम होना चाहिए। ये जो रेशो है कूलिंग डिवाइड बाय नेटवर्क इनपुट, इसको हम कहते हैं COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो
कम से कम एनर्जी ले और ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग दे, उसकी COP हाई होती है। तो इसलिए इसकी COP कम है दूसरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मुकाबले में। तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम ही के लिए यूज़ होती है, ज़मीन पे यूज़ नहीं होती। ठीक है जी। ये और वो जहाज जो 3000 से 4000 मीटर की बुलंदी पर फ्लाई करते हैं, वहाँ ये सिस्टम यूज़ होता है। उसका साइकिल ये है, थर्मोडायनामिक्स हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये साइकिल थर्मो 1 में साइकिल जहाँ हमने पढ़ाए थे, वहाँ आपको ये भी पढ़ाया था, और थर्मो 2 में भी और थर्मो 1 में भी पढ़ाया था। तो आप देख रहे हैं इसमें 4 कंपोनेंट्स है, मेजर कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट जो है ना, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर के सिंबल ये है, ये राइट साइड से WC इनवर्ट दिखाया गया, यानी वर्क इनपुट दिखाया गया है, नेटवर्क इनपुट, और लेफ्ट साइड से भी एक वर्क इनपुट WT दिखाया गया है। तो WT वो वर्क है जो टरबाइन प्रोड्यूस कर रही है और वो कंप्रेसर को हम दे रहे हैं, लेकिन इससे साइकिल नहीं चलेगा, मजीद नेटवर्क की जरूरत होगी, वो WC की शक्ल में राइट साइड से दिखाया गया। तो 1, 2 जो है ना, ये 1 जो है ना, ये लार्जर सेक्शन है, सेक्शन 2 स्मॉलर है। 1 इसलिए लार्जर है कि ये लो प्रेशर एयर इसमें शक हो रही है, और इसको आप कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, तो ये आउटपुट पे ये वाला सेक्शन छोटा होगा। तो ये इस तरीके से हम कंप्रेसर बनाएंगे। इसके सिंबल ये 1, 2। और उसके बाद एक हीट एक्सचेंजर चाहिए कि इसको, ये जो कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एक बाहर का, ये ज़मीन पे जो प्लांट है उसकी बात हो रही, तो बाहर के जो पानी के ज़रिए या एयर के ज़रिए हम इसको मज़ीद ठंडा करते हैं, तो ये हीट एक्सचेंजर है। और क्यू रिजेक्शन यहाँ दिखाया गया। तो उससे ठंडा होने के बाद प्रेशर वही रहेगा, उसका प्रेशर 2 और प्रेशर 3 सेम है, लेकिन टेम्परेचर 2 इज़ हायर देन टेम्परेचर 3, टेम्परेचर 3 इज़ लेस नाउ। इसको हम ये कंप्रेसर को फीड करते हैं। कंप्रेसर के इनलेट पे इसका हाई प्रेशर है, और ये सॉरी टरबाइन, कंप्रेसर तो ये था राइट साइड पे। अब हम इसको टरबाइन को फीड करते हैं ताकि ये एक्सपेंड हो। तो यहाँ जो है इसको मजीद इसको जब यानी कि जो रिवर्स टरबाइन साइकिल है, यहाँ हम कूलिंग करते हैं, और कूलिंग करने के बाद हम कंप्रेसर को टरबाइन को देते हैं। जो पावर साइकिल होता है वो उल्टा होता है इसको। कंप्रेसर के बाद यानी कि हीट एक्सचेंजर में हीट की जाती है, और फिर वो टरबाइन को दी जाती है ताकि एक्सपेंड करके वर्क आउटपुट दे। यहाँ उसका उलट ये है कि वर्क आउटपुट आप कंप्रेसर को देते हैं, उसके बाद उसके कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करते हैं, और फिर टरबाइन को देते हैं, तो मजीद ठंडा होती है। टरबाइन में वर्क आउटपुट WT मिलता है। ये WT हम W कंप्रेसर ही को प्रोवाइड करते हैं, जो राइट साइड पे दिखाई, बीच में कपलिंग, मैकेनिकल कपलिंग दिखाई गई है। तो यहाँ से जब आपने, या फिर मैं जरा, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना, ये जो है आपको नजर आ रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा, उसके बाद जो है, यह सर सिंबल नजर आ रहा है। हाँ इसलिए ये सब, हाँ जिस दिन नजर ना आए और मैं लेक्चर ले रहा हूँ और नजर ना आए, तो आप मुझे वार्निंग दें कि सर वो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। अच्छा, उसके बाद ओके कंप्रेसर में आप देख रहे हैं कि इनलेट पे जो, सॉरी टरबाइन में इनलेट पे जो है ना वॉल्यूम यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम दिखाया गया है। सेक्शन 3 इज स्मॉलर देन सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 पे चूंकि एयर ने अपना काम करना शुरू कर दिया और उसका प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हुआ, तो उससे क्या हुआ कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसलिए आउटपुट पे हम ये सिंबॉलिकली ये सेक्शन बड़ा दिखाते हैं। तो कंप्रेसर का ये सिंबल होगा, और सॉरी टरबाइन का ये सिंबल होगा, कंप्रेसर का ये राइट साइड पे। तो उससे जब 0.4 पे 3 से 4 जब एक्सपेंशन होगा, तो ये जो 4 टेम्परेचर है, T4 इज मच लेस देन T3। अब इसको हम, ये जो है जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, तो अभी बता रहा यार, हमारे पास किसको नहीं हो रही? हमारे पास हो रही है सर जी, हमारे पास हो रही है, इसका कोई अपना प्रॉब्लम। अच्छा चेक करो भाई अपने सिस्टम, इसका नेट इशू होगा सर। हाँ कुछ चेक करो क्यों नहीं हो रही। अच्छा, अब ये जो है 3-4 ये देख रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूँ, 3-4 प्रोसेस। तो ये 3-4 के बाद आपके एक्सपेंशन हो गई। अभी आपको ठंडी एयर मिल गई। इस ठंडी एयर को आप उस रूम में से गुजारेंगे जहाँ आपको कूलिंग चाहिए। अगर जमीन पे तो वो जो ना कोई हॉल होगा, कोई ऑडिटोरियम होगा, और अगर ये एयरक्राफ्ट में तो एयरक्राफ्ट का वो फ्यूजलाज जिसको कहते हैं, जहाँ पैसेंजर बैठते हैं बॉडी के अंदर, वहाँ उसको दे दी जाएगी और वहाँ इस सबको कूलिंग करेगी। वहाँ डायरेक्ट
ज़ाहिर है लोगों के पूरे हॉल में नहीं छोड़ी जाती, पूरे एयरक्राफ्ट की बॉडी में नहीं छोड़ी जाती। जिस तरह आपने आजकल एयर कंडीशन बसों में सफ़र करें तो सर के ऊपर, सीट के ऊपर जो है ना छोटे छोटे डिफ्यूज़र लगे होते हैं, छोटे छोटे वाल्व लगे होते हैं, जहाँ से जेट की तरह वहाँ से ठंडी एयर निकलती है। इसी तरह एयरक्राफ्ट में भी होती है। तो वहाँ से फिर वो खारिज कर दी जाती है ठंडी हवा लोगों के सरों के ऊपर, तो वो पैसेंजर को सहूलत मिलती है, कूलिंग होती है। तो ये फिर वापस दोबारा एयरक्राफ्ट बॉडी में से निकल के दोबारा कंप्रेसर में जाती है और कंप्रेसर से दोबारा कूलिंग करके दोबारा। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1, ये क्रॉस साइकिल दिखाया गया। लेकिन आप इसको यहाँ ये बंद करने के बजाय खुला छोड़ने के, ये एक हॉल दिखाते, इसके बजाय ये कोई हीट एक्सचेंजर के बजाय ये हॉल है। तो अगर ये कोई और किसी और लिक्विड को आप ठंडा करना चाहते हैं, एयर को, किसी और गैस को, तो आप उस सूरत में यहाँ हीट एक्सचेंजर दिखाएंगे। लेकिन वैसे ये रूम है जहाँ आप कूलिंग आपको करनी है। अच्छा, अब ये नीचे जो दिखाया गया है, इससे नीचे ये टी एस डायग्राम ड्रा करना, सिस्टम लेआउट ड्रा करना। ये 2 डायग्राम आपको ड्रा करना और उसकी डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, दैट्स ऑल। अब ये जो है ना, एक प्रेशर, ये हाई प्रेशर लाइन है, ये लो प्रेशर लाइन। ये एटमॉस्फेरिक एयर को आपने कंप्रेस किया पॉइंट 1 से। अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस है, तो 1 2 वर्टिकल लाइन होगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन मींस एंट्रोपी इज कांस्टेंट, क्योंकि एस है, एक्स एक्सिस में एस है, वाई एक्सिस में टी है। तो वर्टिकल लाइन टी एस डायग्राम में होगी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइडियल प्रोसेस। और अगर ये एक्चुअल विद रिवर्सिबल इरिवर्सिबिलिटीज है तो ये 1 2 डैश होगा प्रोसेस। P1 से P2 आपने कंप्रेस की, उसके बाद 2 से 3 तक आपने कूल की एयर, और 3 से 4 आपने एक्सपेंशन किया उसमें टरबाइन में। तो टरबाइन से W नेट हासिल हुआ और कूलिंग हो गई। अब टेम्परेचर 4 इज कूलिंग टेम्परेचर, और इसको हम दे देते हैं उस जगह को जहाँ हमें कूलिंग करनी है, और बाहर से फिर नई एयर या उसी एयर को दोबारा लेकर रिटर्न करते हैं कंप्रेसर को। कंप्रेसर फिर कंप्रेस करता है, फिर कूलिंग होती है हीट एक्सचेंजर में, और फिर एक्सपेंशन होता है। 1 2 3 4 टी एस डायग्राम में इस तरह दिखाया जाएगा। टी एम्बिएंट इज लेस देन T3, तो यानी कि जो 0.3 है वो एम्बिएंट टेम्परेचर से हायर होगा थोड़ा सा, 0.4 एम्बिएंट टेम्परेचर से लो होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि गैस टरबाइन साइकिल कैसे कूलिंग करता है। अब आपके सामने एक नया साइकिल है, इसका नाम है वॉर्टेक्स ट्यूब। इसके मजीद 2 नाम लिखे हुए हैं, रांक ट्यूब और हिल्स ट्यूब। तो वॉर्टेक्स ट्यूब, उसकी वॉर्टेक्स कहते हैं स्पाइरल मूवमेंट ऑफ एयर, टर्बुलेंट मूवमेंट ऑफ एयर। जिस तरह आंधी और तूफान आता है तो जमीन पे आपने देखा कि कागज, मिट्टी और डस्ट गोलाई की शक्ल में स्प्रिंग की तरह हेलिकली ऊपर उठती है, इसको हम कहते हैं वॉर्टेक्स। तो वॉर्टेक्स ट्यूब एक ट्यूब होती है जिसमें हम एयर को हाई प्रेशर से नोजल के अंदर, नोजल के थ्रू इंटर करके हाईली कंप्रेस्ड एयर ट्यूब में डालते हैं। तो वो उसके टेंजेंशियली ट्यूब के अंदर यूं गोलाई में सफर करके दूसरे एंड से निकल जाती है, यानी कि ये स्प्रिंग की तरह को मूव करते हुए हेलिकली, तो उसको वॉर्टेक्स बनाते हुए अंदर से तूफान क्रिएट करती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। तो तूफानों में आपने देखा होगा कि सेंटर में जो तूफान की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है और साइडों पे कम होती है। उसकी वजह से मास और हीट ट्रांसफर होता है साइडों से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर से हीट ट्रांसफर होता है बाहर की तरफ, और मास फ्लो होता है बाहर से अंदर की तरफ। तो इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको किसी ने स्टडी नहीं किया प्रैक्टिकली, सिर्फ ये देखा है कि जब ये प्रोसेस होता है तो सेंटर में जो हवा ठंडी होती है और साइडों से गर्म हवा साइडों की होती है। तो इसकी डायरेक्शन अगर हम सेंटर वाली एयर एक तरफ से निकाल लें, साइडों वाली एयर दूसरी तरफ निकाल लें, तो आप ठंडी और गर्म हवा को सेपरेट कर सकते हैं। तो इससे आप हीटिंग भी कर सकते हैं, कूलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको हीटिंग चाहिए तो गर्म एयर ले लें, और अगर आपको कूलिंग चाहिए तो ठंडी हवा ले लें। तो इसी को हम कहते हैं वॉर्टेक्स ट्यूब और रांक ट्यूब। तो रांक, हिल्स, वॉर्टेक्स ट्यूब, ये सब एक चीज है, नाम मुख्तलिफ। If compressed air is admitted tangentially at one end of the tube, shown in the figure with supersonic flow speed, a vortex of hot and cold stream of air is generated. 2 arrangements are possible: counterflow and uniflow. The central core of air
is found to be cold relative to the hot gases at the periphery. Cold air temperatures thus obtained are 50 degree centigrade below the inlet temperature. यानी 50 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप तक किया जा सकता है. इसकी थ्योरी सवाल इसके कुछ भी नहीं है कि आप इस एक्चुअल प्रोसेस को मेजरमेंट लें कि इनलेट पे कितनी एयर थी, आउटलेट पे कितना, इनलेट पे एयर का टेम्परेचर कितना था, आउटलेट पे कितना था, थर्मोमीटर लगा लें, थर्मोकपल लगा लें तो आपको मिल जाएगा. जैसा ऊपर आपको बताया गया कि इनलेट पे अगर 50 डिग्री थी हवा गर्म, तो आउटलेट पे आपको 0 डिग्री मिलेगी, यानी 50 डिग्री का ड्रॉप मिलेगा. तो अब ये कितनी एफिशिएंट है, हमारा काम तो एनालिसिस करना है कि भाई कितनी एफिशिएंसी है. तो आइडियल प्रोसेस अगर ये होता तो आइसेंट्रोपिक होता, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस टर्बुलेंट प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसको कोई स्टडी नहीं कर सकता. लिहाजा थ्योरी से हम थ्योरेटिकल वैल्यू से हम उसको कंपेयर करते हैं. थ्योरेटिकल वैल्यू T2/T1 की है, यहाँ T2/T1 कहता है 50 एक्चुअल. तो अगर थ्योरेटिकली हम करें T2/T1 = P2/P1 रेज़ टू कापा -1 कापा. कापा जो है एयर का 1.4 होता है, Cp/Cv की रेशियो को हम कापा कहते हैं. तो P2/P1 यानी कि आउटलेट और इनलेट पे जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर है, उसकी रेशियो को आप इससे रेज करें पावर, तो उसकी T2/T1 आपको मिल जाएगा. तो इसको फिर आप कंपेयर करेंगे, ये उससे ज़्यादा होगा. T2/T1 थ्योरेटिकल जो है ना एक्चुअल से ज़्यादा होगा. तो इस तरीके से हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसके अलावा कोई और हमारे पास थ्योरेटिकल कोई तरीका नहीं. तो एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इट कंटेन्स नो मूविंग पार्ट एंड इट इज़ वेरी सिंपल. एक ट्यूब चाहिए बस आपको, नोजल चाहिए और कंप्रेस्ड एयर का सोर्स चाहिए. और डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि उसका COP बहुत कम है, 0.1-0.15 बिकॉज इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये इसकी कंस्ट्रक्शन है जो ऊपर हमने बयान किया था कि डायग्राम देखें, यानी दो किस्म की ट्यूबें दिखा गई हैं, एक काउंटर फ्लो और एक यूनिफ्लो. अब आप देख रहे हैं कि काउंटर फ्लो क्यों कहलाती है, ऊपर वाली काउंटर फ्लो क्यों कहलाती है. ये टेंजेंशियली द ट्यूब लगी हुई है, नोजल है, और इसको बाहर से कंप्रेस्ड एयर के जरिए हाई प्रेशर एयर हमने दी है. तो ये यहाँ से हवा घूमती हुई एक गर्म वाली हवा इधर लेफ्ट साइड पे गुजर जाएगी. यहाँ आपने एक एंड पे लेफ्ट साइड पे एक थ्रॉटल वाल्व लगाया हुआ है. राइट साइड पे आपने छोटा सा पाइप लगाया हुआ है नोजल, और यहाँ से सेंटर में से कोल्ड गैस निकल जाएगी. तो इस तरीके यहाँ से आप स्टॉप करते हैं, वाल्व लगा लें, और इधर से आप छोटा सा होल छोड़ दें राइट साइड से. तो ये आप इनलेट की जो कंप्रेस्ड एयर जो बहुत गर्म है उसको गर्म वाला मजीद गर्म होकर लेफ्ट साइड से गर्म वाला हिस्सा निकल जाएगा, और कोर सेंट्रल कोर जो ठंडी हवा है वो राइट साइड से निकल जाएगी. तो इसको हम कहते हैं काउंटर फ्लो, यानी ठंडी हवा राइट साइड और गर्म हवा लेफ्ट साइड. तो काउंटर का मतलब ऑपोजिट, तो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में गर्म और ठंडी हवा निकल जाती है, इसलिए हम काउंटर फ्लो ट्यूब कहते हैं. ये जो है यूनिफ्लो है, इसने आपने राइट साइड ब्लॉक कर दिया, यानी बंद कर दिया. यहाँ आपने ढक्कन लगा दिया, क्लोज कर दिया, वेल्ड कर दिया परमानेंटली. तो इधर से आपने नोजल के जरिए टेंजेंशियली कंप्रेस्ड एयर चारों तरफ से दी. एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है, बाकी है ये 3-4 ट्यूबें लगाई जा सकती हैं डायरेक्टली कंप्रेसर से जोड़ के. तो एयर इसमें से निकलते तूफान बर्पा करते हुए गोलाई में घूम घाम के, जिस तरह नेचर में विंड स्टॉर्म आता है उस तरीके से इस ट्यूब के अंदर विंड स्टॉर्म आएगा. और इसमें से सेंट्रल कोर एयर जो है वो यहाँ आपने एक इंसर्ट, यानी आपने एक इंसर्ट लगा दिया, एक वो बेल शेप की एक ट्यूब लगा दिया. तो वो इधर से बार से पेरीफेरी, इसको हम पेरीफेरी कहते हैं, बार वाली साइड को पेरीफेरल एयर हॉट गैस है वो बाहर निकल जाएगी, और ये सेंटर को कोर एयर कहते हैं. तो कोर एयर जो है ना, कोर सेंट्रल कोर एयर ठंडी है, कोल्ड है, वो लेफ्ट साइड से निकल जाएगी. तो इस तरीके से हम आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है काम करती है. तो ये चूँकि एक ही डायरेक्शन, ठंडी और गर्म हवा, यानी सेंट्रल कोर कोल्ड एयर और आउटर यानी पेरिफेरल हॉट एयर, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं. तो इसीलिए हम इसको यूनिफ्लो कहते हैं. यूनिफ्लो मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो TS डायग्राम में एक्सपेंशन प्रोसेस 1-2 वेरी सिंपल, आइडियली आइसेंट्रोपिक ये होगा और एक्चुअली 1-2 डैश ये होगा. सो दिस इज हाउ दिस सिस्टम, जिसको हम हिल्स ट्यूब या रॉक ट्यूब भी कहते हैं और वॉर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं. बहुत ही सिंपल है आपके सामने. तो
यहाँ पर जो है ना इस लेक्चर को भी हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक होगा थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग। तो इसको हम अभी हम ऐसा करते हैं कि ढाई ढाई बजे तक हम वक्फा करते हैं। अभी 1:45 बजे, तो आप लोग लंच भी कर लें, नमाज भी पढ़ लें, और इस दौरान जो है फिर ढाई ढाई बजे आप दोबारा तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी? यस सर, ओके। आप इधर ठीक ही है सर जी। ओके।